हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, बैकग्राउंड में अगर शोर आएगा तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का ऋण से जीडीपी अनुपात 2020-21 में 62.7% से घटकर 2024-25 तक कितना होने की उम्मीद है। मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 56.8%। हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2024 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार का ऋण से जीडीपी अनुपात 2020-21 में 62.7% से घटकर 2024-25 तक कितना होने की उम्मीद है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 56.8%। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? आरबीआई। और यह साल में 2 बार जारी होता है, एक आपका दिसंबर में और एक जून में। इसके अलावा राज्यों की बकाया देनदारियां 31% से घटकर 28.8% होने का अनुमान है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता में और सुधार हुआ है और उनकी सकल गैर निष्पादित संपत्ति यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट या खराब ऋण अनुपात सितंबर 2024 में घटकर 12 साल के निचले स्तर 2.6% पर आ गया है। इसके अलावा जो आपका जीएनपीए है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये आपका मार्च 2026 तक कितना हो जाएगा? 3% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस समुद्र के नीचे हाई एनर्जी न्यूट्रिनो, उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो, जिन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, इसका पता लगाने के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना शुरू की है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भूमध्य सागर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेडिटेरियन सी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस समुद्र के नीचे उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो, जिन्हें घोस्ट पार्टिकल कहा जाता है, इसका पता लगाने के लिए एक अभूतपूर्व परियोजना शुरू की है। तो भूमध्य सागर के नीचे अंडर द मेडिटेरियन सी। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वैज्ञानिकों ने डिप्लॉय किया है 2 टेलीस्कोप। क्यों? टू डिटेक्ट हाई एनर्जी न्यूट्रिनो अंडर द मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। और जो दोनों टेलीस्कोप है ये आपका किसका पार्ट है? क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का। क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का। जो आपका पहला टेलीस्कोप, एक जो इसमें टेलीस्कोप है, ये क्या करेगा? ये स्टडी करेगा हाई एनर्जी न्यूट्रिनो फ्रॉम स्पेस। जो पहला इन दोनों में से जो एक टेलीस्कोप है, एक आपका स्टडी करेगा हाई एनर्जी न्यूट्रिनो फ्रॉम स्पेस, और दूसरा क्या करेगा? द अदर विल एग्जामिन न्यूट्रिनो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। These telescope are much like the ice cube neutrino observatory। ये आपका टेलीस्कोप है, किसके जैसा है? काफ़ी हद तक किसके जैसा है? आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी which can detect high energy neutrino from deep space but is under the frozen ice in the Antarctic rather than being in the water। तो ये जो आपका है ना आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये आपका फ्रोजन आइस में है, अंटार्कटिक में, ठीक है। और ये जो आपका है, ये जो नया टेलीस्कोप है, ये आपका कहाँ पे है? जो भूमध्य सागर के नीचे डिप्लॉय किया जा रहा है, तो ये पानी में है। तो एक बेसिक डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा न्यूट्रिनो क्या होते हैं? न्यूट्रिनो और टीनी पार्टिकल्स वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट विदाउट एनी इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूट्रिनो पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं इलेक्ट्रॉन जैसे ही, लेकिन इस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। इसके अलावा न्यूट्रिनो आर सो न्यूमरस that about 1 billion of them pass through a cubic centimeter of space every second। और जो आपका टेलीस्कोप डिप्लॉय किया जा रहा है,
3 साइट है इसका भूमध्य सागर में, एक आपका इटली में पड़ता है, दूसरा फ्रांस और तीसरा ग्रीस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में पौधों के विकास का अध्ययन करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा आयोजित ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज प्रयोग के लिए कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के हिस्से के रूप में कितने लोबिया के बीज काउपी सीड्स भेजे। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 8। हाल ही में इसरो ने माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में पौधों के विकास का अध्ययन करने के लिए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा आयोजित कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज के हिस्से के रूप में कितने लोबिया के बीज भेजे काउपी सीड्स। तो 8 ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसे हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसरो ने अभी हाल ही में एक मिशन भेजा था, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, PSLV C60। तो इसमें आपका एक पोएम 4 प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे पोएम का मतलब क्या हुआ, P स्टैंड्स फॉर PSLV, O का मतलब क्या हुआ ऑर्बिटल, E का मतलब क्या हुआ एक्सपेरिमेंट और M का मतलब क्या हुआ मॉड्यूल। और यहाँ पे 4 जो मेंशन है इसका मतलब हुआ 4th स्टेज ऑफ PSLV। तो इसी में इसरो ने भेजा था काउपी सीड, लोबिया के बीज। और ये न्यूज़ में क्यों है कि जब इसे लॉन्च किया गया था तो इसके विदिन 4 डेज जो एक लोबिया का बीज था जर्मिनेटेड हो गया, मतलब अंकुरित हो गया अंडर माइक्रोग्रेविटी कंडीशन विदिन 4 डेज। और कितने भेजे थे 8 काउपी सीड्स। इसके अलावा आपको याद रखना है ये किस मिशन का पार्ट था, तो ये आपका था क्रॉप्स मिशन का, CROPS का मतलब क्या हुआ कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी। ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। क्रॉप्स स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज। और इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किसके द्वारा किया गया, कंडक्टेड बाय द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। और क्यों किया गया, टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन माइक्रोग्रेविटी कंडीशन। और जो काउपी सीड्स था इसे रखा कहाँ पे गया था, तो इन ए क्लोज्ड बॉक्स इन्वायरमेंट विथ एक्टिव थर्मल कंट्रोल। जो आपका लोबिया का बीज था इसे कहाँ पे रखा गया था, क्लोज्ड बॉक्स इन्वायरमेंट विथ एक्टिव थर्मल कंट्रोल। इसके अलावा जो PSLV C60 मिशन था ये अपने साथ 2 सैटेलाइट ले गया था, स्पारडेक्स सैटेलाइट। इसका मतलब क्या हुआ, स्पारडेक्स का मतलब हुआ स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट। इसके अलावा और दोनों सैटेलाइट का नाम क्या था, तो एक सैटेलाइट का नाम था SDX-01 जिसे चेजर बोलते हैं, और दूसरा जो सैटेलाइट था इसका नाम था SDX-02 जिसे टारगेट बोलते हैं। और दोनों का वेट कितना था, तो दोनों का वेट था 220 kg। SDX-01 का वेट 220 kg और SDX-02 टारगेट इसका भी वेट कितना है 220 kg। और इसे टेस्ट किसके द्वारा किया गया है, इंटीग्रेटेड एंड टेस्टेड बाय अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और इसमें क्या है, देखो ये जो आपका डॉकिंग टेक्निक यूज किया गया है इसमें, और भारत सक्सेस हो गया है इसमें, अभी कल का ही न्यूज है। तो ये आपका SDX-02 है, ये क्या आपका टारगेट है, ये आपका टारगेट है, ये आपका क्या है चेजर है। तो ये सैटेलाइट यहाँ से गया और यहाँ पे जाके डॉक हो गया, ठीक है, जुड़ गया आपस में, तो इसे डॉकिंग टेक्निक बोलते हैं। और भारत ने कल इसे सक्सेसफुली इसरो ने पूरा कर लिया है, सक्सेस हुआ है इस टेक्निक में। और भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बना है। तो पहले 3 देश कौन है, तो रसिया, यूनाइटेड स्टेट और चाइना, और चौथा देश बना है भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, जो आपका PSLV C60 मिशन था या जो पोएम 4 प्लेटफॉर्म है, तो इसमें ये आपका 24 पेलोड ले गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें 14 आपका प्रॉपर इसरो का था, 24 पेलोड ले गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
कौन सी राज्य सरकार 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के बीच राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति उत्सव का आयोजन करेगी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 के बीच राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संस्कृति उत्सव का आयोजन करेगी? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली कोस्टलाइन वार्स पक्षी गणना कोस्टलाइन वार्डर्स बर्ड सेंसस किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की पहली कोस्टलाइन वार्डर्स बर्ड सेंसस किस स्थान पर आयोजित की गई है? तो मरीन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कहाँ पे है? जामनगर में है, जामनगर गुजरात। In first, the Gujarat Government and Bird Conservation Society of Gujarat will conduct the census of coastal and waters bird at the Marine National Park and Marine Sanctuary in Jamnagar। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमित शाह जी ने। कहाँ पे? नई दिल्ली में, ये भी याद रखना है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमित शाह। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो राप्ती नदी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कितना खर्च है इस पे? तो 2.70 करोड़। हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री ने किस नदी की सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो राप्ती नदी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान स्थापित किए हैं जिसका उद्देश्य इन ग्रंथों में निहित पारिस्थितिक ज्ञान को उजागर करना है? तो रामायण वाटिका तो आपका पहले ही हो गया था, महाभारत वाटिका आपका करंट में हुआ है। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य ने रामायण वाटिका और महाभारत वाटिका नामक 2 उद्यान स्थापित किए हैं जिसका उद्देश्य इन ग्रंथों में निहित पारिस्थितिक ज्ञान को उजागर करना है? तो उत्तराखंड में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से आपको क्या याद रखना है? जो आपका महाभारत वाटिका है इसमें 37 प्लांट स्पीसीज लगाया जाएगा और जो रामायण वाटिका है इसमें 70। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस संस्थान ने सॉइल पॉल्यूशन मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया डेवलप किया है? तो IIT बॉम्बे ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किसके नेतृत्व में मूल्य सूचकांक जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है WPI के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? और ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपका बेस ईयर क्या है? 2011-12। कितना करना है? 2022-23 करना है। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जिसके हेड कौन है? तो नीति आयोग के मेंबर है प्रोफेसर रमेश चंद। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है ओपन डाटा किट। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए कैग द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ओपन डाटा किट। ये भी याद रखना है किसके द्वारा? कैग के द्वारा। और जो कैग जो है कैग रिसेंटली यूज द ODK टूल किट टू एसेस पेशेंट सेटिस्फेक्शन एट 2 हॉस्पिटल। और 2 हॉस्पिटल वो कौन से हैं? तो एक आपका है एम्स मंगलागिरी गुंटूर में और एक है आपका एम्स BB नगर हैदराबाद में। और ODK प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हुआ? ओपन डाटा किट प्लेटफॉर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। OPT कार्यक्रम अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव डोनाल्ड ट्रंप की
मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मागा पहल के समर्थकों के बीच चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। आपसे पूछ रहा है कि यहाँ ओपीटी का मतलब क्या है। तो ओपीटी का मतलब है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्वेश्चन में फोकस नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे ओपीटी पे फोकस करते हैं कि आखिर बात क्या है। आफ्टर H1B वीज़ा, तो जो डोनाल्ड ट्रंप का था एक कैंपेनिंग जिसे बोलते हैं मागा। मागा का मतलब क्या हुआ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मागा स्टैंड्स फॉर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो जो इसके सपोर्टर है मागा के, और एक कैंपेनिंग था डोनाल्ड ट्रंप का, तो विरोध कर रहे हैं किसका, ओपीटी प्रोग्राम का, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम का विरोध कर रहे हैं। और ये किसके लिए है, जो ओपीटी प्रोग्राम है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एमिंग टू सिक्योर H1B वीज़ा। अब इसे और थोड़ा डिटेल में देखेंगे आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है। द ओपीटी प्रोग्राम अलाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द US to gain temporary work experience, making them more competitive candidate for H1B वीज़ा। और जो H1B वीज़ा है ये परमिट देता है स्किल फॉरेन प्रोफेशनल को टू वर्क इन द US फॉर अप टू 6 ईयर। अब देखो यहाँ पे कनेक्ट कैसे करते हैं, जो H1B वीज़ा है ये परमिट करता है किसे, स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल को। और जो ओपीटी प्रोग्राम है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये क्या करता है, तो ये आपका अलाउ करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को इन द US टू गेन टेम्पोररी वर्क एक्सपीरियंस। तो जब इनको वर्क एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो H1B वीज़ा के लिए परफेक्ट हो गए। ठीक है, तो अप्लाई कर सकते हैं H1B वीज़ा के लिए। और जो H1B वीज़ा है ये परमिट देता है स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल टू वर्क इन द US फॉर अप टू 6 ईयर। अब अमेरिका वालों का कहना है, वहाँ के लोगों का, कि अमेरिकन वर्कर से जॉब अपॉर्चुनिटी छीनी जा रही है। दिस प्रोग्राम इज वाइडली फेवर्ड बाय इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विथ इंडियन नेशनल, फॉर्मिंग द लार्जेस्ट ग्रुप participating in this program. The OPT program enable international student holding F1 visa to work for up to 12 months. The OPT program enable international student holding F1 visa to work for up to 12 months in field directly related to their area of study, as stated by the US Citizenship and Immigration Services. इसके अलावा कौन एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए ओपीटी प्रोग्राम को, तो आपका क्या होगा, students who have completed at least 1 academic year of full-time study in the US are eligible to apply for OPT. ये important है, students who have completed at least 1 academic year of full-time study in the US are eligible to apply for OPT. अच्छा, दो तरीके का आपका होता है OPT, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एक आपका होता है प्री कंप्लीशन OPT। इसमें क्या होता है, दिस अलाउ स्टूडेंट टू वर्क पार्ट टाइम अप टू 20 आवर पर वीक ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन एंड फुल टाइम ड्यूरिंग ब्रेक। और दूसरा आपका होता है पोस्ट कंप्लीशन OPT। दिस रिक्वायर्ड स्टूडेंट टू वर्क एट लीस्ट 20 आवर्स पर वीक विथ द ऑप्शन ऑफ फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। और जो STEM ग्रेजुएट है, STEM ग्रेजुएट कैन एक्सटेंड OPT बाई 24 मंथ। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2025 को। भारत के रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष को ईयर ऑफ रिफॉर्म घोषित किया है, तो 2025 को। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन घोषित किया था 2023 को। ईयर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन 2024 और 2025 को। इसके अलावा द इंडियन आर्मी हैज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड 2023 टू 2032 एज द डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की, तो उड़ीसा की सरकार ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की, तो उड़ीसा की सरकार ने। अब माधो सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो माधो सिंह जो है भारत के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में इनका काफ़ी अहम रोल है इनका। इन्होंने क्या किया है इन यूनाइटिंग, तो उड़ीसा के जो ट्राइबल कम्युनिटी थी इन्होंने उड़ीसा के ट्राइबल कम्युनिटी को यूनाइट किया अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और उनकी विरासत का सम्मान करते हुए उड़ीसा सरकार ने आदिवासी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर से शिक्षा जारी रखने और प्रचलित उच्च ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रमुख कल्याण योजना शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना तैयार की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी, न्यू बिल्डिंग बनाया? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ? रोहिणी में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ब्लूबर्ड नामक किस देश के संचार उपग्रह को लॉन्च करके इतिहास रचने के लिए तैयार है? तो ये आपका सैटेलाइट यूएसए का है और पहली बार ऐसा हो रहा है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए। इसरो ब्लूबर्ड नामक किस देश के संचार उपग्रह को लॉन्च करके इतिहास रचने के लिए तैयार है? तो ये आपका अमेरिका का है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसे लॉन्च किया जाएगा LVM-3 रॉकेट से, बाहुबली भी बोलते हैं। और ये आपका किस टाइप का सैटेलाइट है? तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। किस टाइप का सैटेलाइट है? कम्युनिकेशन संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। किसका है? तो यूएस बेस्ड फॉर्म AST स्पेस मोबाइल का। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं और सैटेलाइट का नाम है ब्लूबर्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो बिरसा मुंडा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिरसा मुंडा जी। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किस आदिवासी नेता की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बिरसा मुंडा जी। और इसमें क्या है? द प्रोग्राम विल ब्रिंग टुगेदर 502 elected women representative from scheduled tribe of 22 state and UT। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 38वां राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। इसका मैस्कॉट क्या है? मौली। और जो इसका टॉर्च है इसका क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2025-26। और कितने के परिव्यय के साथ? तो 69,515.71 करोड़, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है? PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और दूसरा आपको याद रखना है RWBCIS। इसका मतलब क्या हुआ? रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है फुल फॉर्म। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो 2025-26 तक। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कितने के परिव्यय के साथ? तो 69,515.71 करोड़। कब तक? 2025-26 तक। इसके अलावा द यूनियन कैबिनेट एक्सटेंडेड द वन टाइम स्पेशल सब्सिडी किस पे? ऑन DAP का मतलब क्या हुआ? डाई अमोनियम फॉस्फेट एट ए रेट ऑफ 3,500 पर मीट्रिक टन। और ये 1 जनवरी 2025 से आपका स्टार्ट होगा अगले ऑर्डर तक। इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना है, विंड्स का मतलब क्या होता है? विंड्स, ठीक है, इसे डिटेल में मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दूंगा। विंड्स स्टैंड फॉर वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम। विंड्स स्टैंड्स फॉर वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डाटा सिस्टम। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू की? तो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको
इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जनवरी से लेके दिसंबर 2024 का पूरा संकलन मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।